अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत अनंत राधिका प्री वेडिंग सेरेमनी के साथ। तीनों की इस प्री वेडिंग सेरेमनी की 3 दिन की इस प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत आज से गुजरात के जामनगर में हो चुकी है और इस कार्यक्रम के लिए देश और दुनिया से कई जानी मानी हस्तियां जामनगर पहुंची हैं। इस गेस्ट लिस्ट में करीब 1000 मेहमानों के नाम शामिल हैं, जिनमें शाहरुख खान हैं, सलमान खान, अजय देवगन, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर हैं, रोहित शर्मा है, इंटरनेशनल सिंगर रिहाना है, जे ब्राउन है और एडम ब्लैकस्टोन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, शांतनु नारायण, सुंदर पिचाई जैसे लोग भी इस फंक्शन का हिस्सा बनने के लिए जामनगर पहुंचे हैं। फिल्मी सितारे भी पहुंचे और उद्योग जगत के महारथी भी, खेल जगत से जुड़े लोग भी आए और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी पहुंचे। यहाँ तक कि राजनीति के बड़े चेहरे भी जामनगर पहुंचे हैं। ये सभी अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी के मेहमान हैं, जिसकी शुरुआत आज से गुजरात के जामनगर में हो चुकी है। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनीज शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर टाउनशिप के बाहर खड़े हैं, जहाँ पर सब फेस्टिविटीज जो आज से लेकर 3 तारीख तक होने वाली है, सब यहाँ पर होने वाली है। ये एक बड़ा सा टाउनशिप है जहाँ पर सब फैसिलिटीज अवेलेबल है और पूरा सजावट सब किया गया है। आपको लाइट्स भी दिख रहे हैं, वहाँ पर स्टेज सेट है और सब फंक्शंस अलग अलग जगहों पे यही टाउनशिप में होने वाला है। आज की जो फर्स्ट शेड्यूल है, आज के सुबह वेलकम ब्रंच था, उसके बाद रिहाना जो आई है स्पेशली इंडिया ये फेस्टिविटीज को अटेंड करने के लिए, उनका एक स्पेशल परफॉर्मेंस है और उसके बाद डिनर और आफ्टर पार्टी रखा गया है सब गेस्ट के लिए। गेस्ट, अगर हम गेस्ट लिस्ट के बारे में बात करें तो शाहरुख, सलमान, अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, करीना कपूर, वरुण धवन, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब यहाँ पर मौजूद है। इनके अलावा बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग और बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स, पॉलिटिशियंस भी यहाँ मौजूद है। 3 दिनों का ये ग्रैंड प्री वेडिंग फंक्शन बहुत खास रहने वाला है, जिसके बारे में खुद अनंत अंबानी की मां नीता अंबानी ने अपने एक वीडियो में बताया है। When it came to my youngest son, Anant's wedding with Radhika, I had 2 important wishes. First, I wanted to celebrate our roots. Second, I wanted the celebration to be a tribute to our arts and culture. इस वक्त इस प्री वेडिंग सेरेमनी की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, क्योंकि ये समारोह जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी से जुड़ा है, जो अपनी मंगेतर राधिका मर्चेंट से इसी साल जुलाई में शादी करने जा रहे हैं। लेकिन शादी से पहले हो रहे इस प्री वेडिंग सेरेमनी को शानदार बनाने में अंबानी परिवार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चाहे मेहमानों के आने जाने और रुकने का इंतजाम हो या फिर उनके खाने पीने और ड्रेस कोड की बात हो, सब कुछ बेहद भव्य और खास अंदाज में हो रहा है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेरेमनीज की शुरुआत अन्न सेवा से हुई यहाँ जामनगर में। ये अवसर पर अनंत और राधिका ने अपने हाथों से पारंपरिक गुजराती खाना खिलाया लोगों को। ऐसे भी कहा जा रहा है कि 65 शेफ्स को बुलाया गया है इस अलग अलग तरीकों की डिशेस बनाने के लिए। गुजराती पकवान तो होंगे ही, उसके अलावा थाई, जापानीज, मैक्सिकन, पारसी जैसे अलग अलग डिशेस भी बनाए जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि डाइटरी प्रेफरेंस भी रखा गया है ध्यान में, और इस वजह से 3 दिन के फंक्शंस में 4 अलग अलग व्यंजन और 4 बार अलग अलग व्यंजन परोसे जाएंगे। इस प्री वेडिंग सेरेमनी को जामनगर में करने के पीछे भी 2 बेहद खास वजह हैं। पहली तो ये कि जामनगर से अंबानी परिवार का पुश्तैनी रिश्ता है। वहीं अनंत अंबानी की दादी का जन्म जामनगर में ही हुआ था और यहीं से उनके दादा धीरू भाई अंबानी और पिता मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस की शुरुआत की। जबकि दूसरी वजह प्रधानमंत्री मोदी की वो अपील है जिसमें पीएम ने लोगों से वेड इन इंडिया की अपील की थी।
पीएम की इसी अपील से अनंत बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने देश में ही प्री वेडिंग सेरेमनी का फैसला लिया, जिसके बाद से जामनगर में उत्सव जैसा माहौल है। अभी पीएम ने बोला वेड इन इंडिया, तो आप तो शादी भी यहीं पे, पीएम ने जो बोला कि वेड इन इंडिया, कोई हम तो उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो मेरी दादी का जन्म भूमि जामनगर, मेरे पापा और दादा का कर्म भूमि जामनगर है। मैं यहाँ पला हूँ और मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, तो ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हम ये करें। और प्रधानमंत्री साहब ने अगर बोला कि शादी आप जितना भी हो सके उतना वेड इन इंडिया करिए, उससे बड़ा क्या चीज, खुशी की बात है हम हमारे देश में शादी करें। आज से 3 मार्च तक इस प्री वेडिंग सेरेमनी में गीत, संगीत और डांस से जुड़ी कई परफॉर्मेंस होंगी, जिसमें बॉलीवुड कलाकार ही नहीं बल्कि रेहाना जैसी इंटरनेशनल कलाकार अपनी परफॉर्मेंस से फंक्शन में 4 चांद लगाएंगी। जामनगर से अनीता बीटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात इंडियन कोस्ट गार्ड की करेंगे, जिसने समुद्री मार्गों की निगरानी और बढ़ा दी है, खासकर अदन की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक, क्योंकि बीते कुछ महीनों में इस समुद्री मार्ग पर मालवाहक जहाजों के उपकरण और उन पर हमले की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं और यही वजह है कि समुद्री लुटेरों की इन साजिशों को नाकाम करने के लिए कोस्ट गार्ड ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो किस तरह से समुद्र के ये प्रहरी अपने काम को अंजाम देते हैं, आपको दिखाते हैं। दूरबीन के जरिए समुद्र की निगरानी और हाथों में घातक हथियार, ये हैं समुद्र के वो प्रहरी जिन्हें इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं। जिनकी समुद्र में मौजूदगी ही सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी मानी जाती है। चाहे घुसपैठियों को रोकना हो या ड्रग्स तस्करों को पकड़ना हो, मालवाहक जहाजों की सुरक्षा करनी हो या फिर समंदर की लहरों पर फंसे किसी शख्स का रेस्क्यू करना हो, ये अपने हर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए जी जान लगा देते हैं। इन दिनों कोस्ट गार्ड के इन जवानों को गल्फ ऑफ कच्छ में चौकसी का खास जिम्मा सौंपा गया है। इस काम के लिए इनके पास हाईटेक बोट्स हैं, जिन पर सवार होकर ये समुद्री मार्गों की निगरानी कर रहे हैं। समुद्री सरहद पर निगरानी को मजबूत करने के लिए कोस्ट गार्ड के पास कई तरह के शिप हैं। इस वक्त जिस इंटरसेप्ट शिप पर हम मौजूद हैं, ये छोटी बोट है। इसके अलावा आप देखें होवरक्राफ्ट, जो कि एक अलग तरह का की बोट है। समुद्र में अगर बात की जाए तो ये 30 नॉट की स्पीड से किसी भी टारगेट की तरफ जा सकता है। देखिए सामने मालवाहक जहाज खड़ा है और इसी के साथ अगर किसी रेत में अगर चलना हो तो उसमें भी ये 10 नॉट की स्पीड के साथ तेजी के साथ अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। और इसी तरह से सर्विलांस के लिए इस तरह की छोटी इंटरसेप्टर बोट मौजूद हैं, हाई स्पीड बोट मौजूद हैं, बड़े शिप मौजूद हैं। तो इस तरह से कोस्ट गार्ड अलग अलग तरह से के शिप के जरिए, बोट के जरिए निगरानी का जो काम है उसे 24 घंटे लगातार करती रहती है। दरअसल बीते कुछ महीनों में समुद्री लुटेरों ने अदन की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक कई मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया है। कभी जहाजों के अपहरण की कोशिश की गई तो कभी जहाजों पर हमला किया गया। लिहाजा इन घटनाओं को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा चौकन्नी हो गईं, क्योंकि इस रास्ते ही भारत का 70% तेल आता है। इसलिए कोस्ट गार्ड को समुद्री लुटेरों से निपटने के लिए तैनात किया गया है, ताकि इस रूट से होकर गुजरने वाले मालवाहक जहाजों को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। हाल के दिनों में अरब सागर में मालवाहक जहाजों को निशाना बनाने की घटनाएं, ड्रोन हमले काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में समुद्री सरहद पर नौसेना और कोस्ट गार्ड के सामने चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इसी घटनाक्रम को हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोस्ट गार्ड यहाँ खासतौर से गल्फ ऑफ कच्छ में, जहां पर भारत का 70% जो तेल का व्यापार होता है, 2 बड़ी रिफाइनरी यहाँ पर हैं। तो ऐसे में कोस्ट गार्ड की बड़ी जिम्मेदारी है मालवाहक जहाजों की सुरक्षा, यहाँ पर तस्करी को रोकने के। इस वक्त हम कोस्ट गार्ड के एक इंटरसेप्ट बोट पर मौजूद हैं, जो एक सर्विलांस यानी कि निगरानी की मिशन पर निकली है। पूरी तरह से तैनात यहाँ पर कोस्ट गार्ड के लोग हैं।
कड़ी नजर रख रहे हैं और इस पूरे ऑपरेशन में आपको दिखाएंगे कि इस वक्त चाहे बात अरब सागर की जाए और यहाँ इस वक्त गल्फ ऑफ कच्छ में किस तरह से कोस्ट गार्ड यहाँ पर निगरानी के काम को तेजी से कर रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड के पास इस वक्त 3 पोल्यूशन कंट्रोल जहाज, 27 ऑफशोर पेट्रोल वेसल, 45 फास्ट पेट्रोल वेसल, 82 पेट्रोल वेसल, 14 पेट्रोल क्राफ्ट और 18 होवर क्राफ्ट हैं। इसके अलावा 78 एयरक्राफ्ट भी हैं, जिनमें विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। समुद्र में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए इसकी ताकत में लगातार इजाफा किया जा रहा है, ताकि ये फोर्स समुद्री सरहदों की निगरानी आसानी से कर सके। हमारे साथ कमांडिंग ऑफिसर हैं, आपसे जानना चाहूंगा ये जो इंटरसेप्ट बोट है आपकी किस तरह से निगरानी के काम को अंजाम देती है? हम लोग यहाँ पर रात दिन गल्फ ऑफ कच्छ में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और हम लोगों के कार्य प्रणालियों को हम लोग पूरी तरीके से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग हमारे जितने VAs और VPs हैं इनको और जितने भी फिशिंग बोट्स आ रही हैं उनको, प्लस जितने इंट्रूडर्स आ रहे हैं उनको, इन सब का हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इसके अलावा जो बोर्डिंग के लिए जितने हम लोगों को यहाँ पर छोटी फिशिंग बोट्स दिख रही हैं, जो भी हम लोगों को अज्ञात, जो भी हमें पता चल रहा है कि ये जहाज आ रहा है, जो भी इनके आसपास में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सबको हम बोर्डिंग करते हैं, उनके सबकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। 1 फरवरी 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी और अभी हाल ही में इसने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। खास बात यह है कि ये फोर्स दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की तरह ही साल के 365 दिन और 24 घंटे बिना रुके और बिना थके देश सेवा में जुटी हुई है। इंडियन कोस्ट गार्ड का ध्येय वाक्य भी है, वयम रक्षामः, यानी हम सुरक्षा करते हैं। कच्छ की खाड़ी से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात उस एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि हवाई रक्षा प्रणाली की जिसकी बेहद कम दूरी की उड़ान भी चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया में फिर भारत की सुरक्षा प्रणाली का लोहा मनवाया है। ओडिशा के चांदीपुर के समुद्री तट पर मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। उससे दागी गई 2 मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को समंदर में जल समाधि बना दी। DRDO ने जिस हवाई रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है उसकी तुलना रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से की जाती है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि VSHORADS से दागी जाने वाली मिसाइल की रफ्तार एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन मानी जाती है, जिसकी वजह से भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स और सैन्य ड्रोन को भागने या फिर बचने का मौका नहीं मिलता है। आखिर ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है? इस बात को समझने के लिए हमें वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत को समझना होगा। चौथी पीढ़ी की इस एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत क्या है वो आपको बताते हैं। इसका मैन पोर्टेबल होना यानी कि वायु सुरक्षा प्रणाली को बड़े आराम से कहीं भी ले जाया जा सकता है और कुछ मिनटों के अंदर ही इससे मिसाइलें दागी जा सकती हैं। मुश्किल से मुश्किल जगह यानी कि चीन की सीमा से सटे पहाड़ी इलाकों या फिर पाकिस्तान से लगे रेगिस्तानी इलाकों से भी दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को बड़े आराम से मार गिराया जा सकता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का वजन 20.5 किलोग्राम है और इसकी लंबाई करीब 6.7 फीट है और मोटाई 3.5 इंच है। ये अपने साथ 2 किलोग्राम वजन का हथियार भी ले जा सकता है और इसकी रेंज 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक है। इसकी अधिकतम रफ्तार है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे पहले इसकी टेस्टिंग पिछले साल मार्च और उससे पहले 27 सितंबर 2022 में की गई थी। खास बात यह है कि इस हवाई सुरक्षा प्रणाली को देश में ही विकसित किया गया है और ये सिस्टम डबल थ्रस्ट सॉडल मोटर से ऑपरेट होता है और इसका मकसद कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को रोकना है। जाहिर है कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के जुड़ने से भारत का वायु रक्षा प्रणाली और मजबूत होगा। DRDO ने इसको विकसित किया है
स्वदेशी है और जिस तरीके से भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, उस क्षेत्र में इसको बहुत अहम माना जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि डीआरडीओ अपनी तरफ से कई ऐसे रक्षा उपकरणों को इजाद कर रहा है जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए ही नहीं बल्कि अगर उसका निर्यात भी किया जाए, यानी दूसरे देश भी अब भारत से डिफेंस डील्स कर रहे हैं। टैक्टिकल लेवल की वॉर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक बिल्कुल नजदीकी शॉर्ट रेंज पर आपके पास एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम हो जो अगर बाकी दूसरे सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल भी हो जाए, डिटेक्ट ना हो पाए, काउंटर हो जाए, क्योंकि उन सब चीजों का तरीका है। आप बहुत ज्यादा ऊंचाई से अगर आएंगे तो डिटेक्ट नहीं होंगे, बहुत नीचाई से आएंगे तो डिटेक्ट नहीं होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन जब टारगेट के बहुत नजदीक पर हमारा एयर डिफेंस हो, कम से कम दूरी पर, वो सबसे ज्यादा कारगर होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो आपको एक टैक्टिकल वॉरफेयर की एज देगा। स्ट्रेटेजिक टारगेट अलग है, लेकिन टैक्टिकल वॉरफेयर का सबसे बड़ा है कि दिस इज अ मोबाइल वॉरफेयर, और मोबाइल वॉरफेयर अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट होती है दुश्मन के लिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्टिकल वॉरफेयर का जो एलिमेंट है उसका सर्वाइवल डिसाइड करता है कि आप ग्राउंड पर क्या अटैक, क्या चीजों को आप कब्जा कर पाते हैं। सो ओवरऑल क्लोज और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इज अ फिनोमिनल डेवलपमेंट। ठीक है, वो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को नहीं ले सकते आप, लेकिन सर्वाइवल के लिए, आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लोज सर्वाइवल के लिए ये एक अपने आप में रेवोल्यूशनरी रिक्वायरमेंट है, और मुझे लगता है कि एनी आर्मी के लिए ये एक विन सिचुएशन होगी। और अब बात महाशिवरात्रि की। उज्जैन में महाकाल के दरबार में महाशिवरात्रि को लेकर उत्सव शुरू हो चुका है। इस दौरान अगले एक हफ्ते तक महाकाल के भक्तों को बाबा के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होंगे। 8 मार्च तक क्या क्या होगा महाकाल के दरबार में, देखिए इस रिपोर्ट में। फागुन के महीने में पीतांबरी वस्त्रों से सजे महाकाल का ये मनमोहक रूप वाकई देखने लायक है। दरअसल 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व है, जिसके लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में खास आयोजन शुरू हो गए हैं। इनमें 9 दिनों तक भगवान आशुतोष का दूल्हे की तरह श्रृंगार किया जाता है। शिवरात्रि ये पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन अवंतिका के अंदर शिव की जो है नवरात्रि मनाई जाती है। वो इसलिए भी है कि यहाँ सती का अंग भी गिरा है, तो यहाँ सती के जो त्यौहार होते हैं, यानी जो माताजी के त्यौहार होते हैं, 9 दिन की माता नवरात्रि होती है, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ शिवरात्रि शिव की मनाई जाती है। यानी अगले करीब एक हफ्ते तक महाकाल के भक्त उनके अलग अलग स्वरूपों के दर्शन कर सकेंगे। इसकी शुरुआत एक दिन पहले वस्त्र धारण श्रृंगार से हुई है, तो फिर आज शेषनाग श्रृंगार की रस्में निभाई गईं। अब कल यानी 2 मार्च को घटाटोप श्रृंगार, 3 मार्च को छबीना श्रृंगार, 4 मार्च को होलकर श्रृंगार, 5 मार्च को मनमहेश श्रृंगार, 6 मार्च को उमा महेश श्रृंगार, 7 मार्च को शिव तांडव श्रृंगार, और फिर 8 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन सेहरा श्रृंगार किया जाएगा। इसी महाउत्सव के मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी दूल्हे के स्वरूप में विराजे भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। यानी इस 9 दिनों के आयोजन की शुरुआत में ही हर आम से लेकर खास तक महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंचने लगे हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। और उधर गुजरात के जूनागढ़ में महाशिवरात्रि के मौके पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पहली बार मेले में भक्तों की सुविधा के लिए QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ महाशिवरात्रि पर भक्त भगवान शिव की पूजा आराधना बड़े ही धूमधाम से करते हैं और भगवान से समृद्धि की कामना करते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य धार्मिक मेले का आयोजन होता है और ये मेला इस बार 5 से 8 मार्च तक लगने वाला है। इस मेले में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जूनागढ़ में लगने वाले इस खास मेले को मिनी कुंभ भी कहा जाता है।
इसलिए भारी भीड़ का अनुमान लगाते हुए प्रशासन ने खास तैयारी की है और जगह जगह होर्डिंग लगाकर लोगों को नियमों का पालन करने को कहा गया है। यही नहीं, हर होर्डिंग पर पहली बार QR कोड भी प्रिंट किया गया है। इस QR कोड को स्कैन करने पर मोबाइल पर भक्तों को पूरे रूट और व्यवस्था की जानकारी मिल जाएगी। कहां से जाना है, कैसे जाना है, तो रास्ते में कोई भी उनको परिस्थिति का सामना ना करना पड़े, इसीलिए हमने सिटी एरिया में और उनका वो जो आने का रास्ता है वहाँ पर हमने बड़े बड़े जो होर्डिंग्स रखे हैं, इसमें QR कोड रखा है, तो वो उसको स्कैन करके वो पूरा डिटेल रूट इसमें देख सकते हैं। जूनागढ़ प्रशासन ने पार्किंग से लेकर शौचालय तक की खास व्यवस्था की है ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यही नहीं, पहली बार इस मेले में प्लास्टिक के इस्तेमाल को भी बैन किया गया है और सख्त नियम भी बनाए गए हैं। दरअसल हाई कोर्ट के आदेश के बाद गिरनार पर्वत क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त है, क्योंकि इस क्षेत्र को इको जोन घोषित किया गया है। जूनागढ़ से भार्गव जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।